सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था कैसी होती है, संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि संघ राज्य क्षेत्रों के भी आगे दो पार्ट हो सकते हैं, एक संघ राज्य क्षेत्र और एक होते हैं डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि दोनों को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक ही बोल देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उसमें हमने दिल्ली और पुडुचेरी की शासन व्यवस्था के बारे में बात कर ली थी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है मित्रों, वो है जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर को जब पढ़ने बैठते हैं हम, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्तमान में गठित किया गया है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, राज्य भी कैसे बना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की सिर्फ शासन व्यवस्था को न पढ़कर हम जम्मू कश्मीर का थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में उसका विलय हुआ। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की। फिर हम देखेंगे कैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में रखा गया, पारित हुआ, उसके पीछे कौन कौन सी कहानियाँ थी वो पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था कैसी है। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। भटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम कम में आप इस
कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और यह कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था। तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना, कैसे बना, उसके पीछे की क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, तो उसमें उन्होंने 3 बातों का खास उल्लेख किया था। क्या कहा था कि जब ये तो क्लियर हो ही गया था 3 जून योजना से कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, लेकिन जो देसी रियासतें होंगी उनका क्या अस्तित्व होगा। देसी रियासतें भारत के साथ रहेंगी या पाकिस्तान के साथ रहेंगी, या फिर जो जो देसी रियासतें भारत के क्षेत्र में आती है वो भारत के साथ रहेंगी, यानी उसका क्या होगा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था, नंबर 1 कि पाकिस्तान एक डोमिनेंट स्टेट होगा, भारत एक डोमिनेंट स्टेट होगा। जो देसी रियासतें हैं वे चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे तो सारी की सारी पाकिस्तान के साथ चली जाएं, या कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ चली जाएं, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल होना चाहती हैं तो हो सकती हैं। अगर वे चाहें तो भारत में अपना विलय कर सकती हैं, या फिर अगर वे चाहें तो, अगर देसी रियासतें चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, यानी कि न वो भारत में मिलेंगे न वे पाकिस्तान में मिलेंगे, वे किसी के साथ नहीं मिलेंगे, वे अपने आप एक स्वतंत्र रियासत, एक स्वतंत्र देश कह सकते हैं, बनकर रहेंगी। ऐसे भी प्रावधान थे। और चूंकि बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, इन्होंने निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखा जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर न तो भारत में मिलेगी न जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो अपने आप एक स्वतंत्र रियासत बनकर शासन करेगी। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है या जो भी इतिहास है बड़ा अजीबोगरीब है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उस समय के जो महाराजा थे वो हिंदू थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये शायद कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रश्न पैदा कर रहा था कि जम्मू कश्मीर जो एक स्वतंत्र रियासत बन चुकी है शायद लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि शासक हिंदू और जनता अधिकांश मुसलमान। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा था कि शायद आगे जाके कुछ दिक्कत होने वाली है, और ऐसी ही दिक्कत हुई। 20 अक्टूबर 1947 को 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया, पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि देखिए जब भारत का विभाजन हुआ था, हम 1947 से पहले की बात करते हैं, तो विभाजन का आधार रखा गया था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं वे प्रांत पाकिस्तान में चले जाएं, जहाँ पे मुसलमान कम हैं यानी कि हिंदू सिख या और जो मतलब प्रांत समुदाय हैं वे जो समुदाय हैं वो भारत में रहेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। आजकल जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। जब बात कश्मीर की आई और कश्मीर में न भारत में मिलना चाहा न पाकिस्तान में मिलना चाहा तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो पाकिस्तान ने कहा कि बात ऐसे है कि कश्मीर में अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इसलिए ये हक बनता है कि ये पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो पाकिस्तान में विलय कर दी जाए। लेकिन चूंकि महाराजा हरि सिंह ने कहा कि वो किसी के साथ नहीं मिलेंगे, तो 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों ने आतंकवादी के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब हरि सिंह के सामने एक बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि वो तो स्वतंत्र रियासत है। अगर वो कहेगा कि भारत से कहेगा कि भाई मेरी सहायता कर दो, तो भारत कौन सहायता करेगा भाई?
अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे उस समय कि हम किसी अन्य देशी रियासत की या अन्य किसी देश की सहायता करें। अभी हम इतने परिपक्व नहीं हुए थे कि हम किसी देश की सहायता कर पाएँ, तो हम जम्मू कश्मीर की सहायता करने में सक्षम नहीं थे उस समय, हम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे महाराजा हरि सिंह ने समझा कि अगर रियासत को बचाना है तो उसका एक ही हल है कि भारत के साथ किसी भी तरीके से सहमति की जाए, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएं। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कहा कि आप हमारी पाकिस्तान के सैनिकों से सहायता करें, बदले में हम भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को तात्कालीन जो महाराजा थे हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का भारत संघ में विलय हो गया था। और उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे तात्कालीन, जो माउंटबेटन थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे कि आज से 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहेगा। हालांकि विलय पत्र में से जब हम जम्मू कश्मीर के विलय की बात करते हैं तो कुछ थोड़ी सी रियायतें, कुछ ढील जम्मू कश्मीर को दी गई थी। हमने कहा कि हमें सिर्फ 3 चीज़ ऐसी हैं जिन पर कानून बनाने का, जिन पे डिसीजन लेने का अधिकार भारत सरकार को सौंप देना चाहिए। बाकी जितने भी मामले हैं उस पर शासन जम्मू कश्मीर की जो शासक हैं, जो वहाँ की मंत्री परिषद है, जो भी है, वो शासन कर सकती है। 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको हम प्राप्त करना चाहेंगे। नंबर 1 डिफेंस, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। नंबर 2 फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेशी संबंध, या कह सकते हैं विदेश नीति। और नंबर 3 कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। ये 3 ऐसे विषय थे कि ये भारत सरकार को सौंप दिए जाएं तो भारत सरकार जम्मू कश्मीर के साथ या जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए राजी हो जाएगा। बाकी जितने भी मुद्दे हैं, बाकी जितने भी विषय हैं, उस पर जम्मू कश्मीर रियासत शासन करे, भारत सरकार को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होगा, जम्मू कश्मीर की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन का क्या प्रारूप होगा, ये तय करने का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया जाए तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय स्वीकृत कर लिया जाएगा। और 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ये बात पर अपनी सहमति प्रकट कर दी कि वो तीनों ये क्षेत्र भारत सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। और 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय को भारत में स्वीकृति प्रदान की। हालांकि तात्कालिक भारत सरकार यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को ये आश्वासन भी दिया था कि ये 3 क्षेत्र यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, संचार और विदेशी संबंध, इन 3 को छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी एक संविधान सभा का गठन करे, वो अपना संविधान बनाए और उस संविधान के अनुसार अपना शासन चलाए। भारत सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक अंतरिम शासन व्यवस्था लागू करने के लिए हमने अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया, यानी कि एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, यानी कि ये एक स्थायी व्यवस्था नहीं थी, एक अस्थायी थी। यानी कि एक अस्थायी व्यवस्था है कि कुछ समय के लिए जब तक जम्मू कश्मीर अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक हम अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 370 की बात करें, हम हल्का सा परिचय ले लेते हैं। अनुच्छेद 370 के जो पार्ट हैं, 1 अनुच्छेद 370 2 और अनुच्छेद 370 3। और अगर हम अनुच्छेद 370 की क्लोज 1 की बात करें तो इसके आगे 4 पार्ट हैं, कै, ख, ग और घ। हम देखते हैं कि चारों में क्या प्रावधान है। हल्का सा परिचय यहाँ पे ले लेना मेरे ख्याल से उचित रहेगा ताकि हम पूरा समझ सकें कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान शासन व्यवस्था कैसी है और पहले की शासन व्यवस्था में और अब वर्तमान की शासन व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। क्योंकि प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन से प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर में लागू थे, या ऐसा भी आ सकता है कि आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाएं
और प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, और 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में पहले उपराज्यपाल का पद था, वर्तमान में राज्यपाल का पद है, उपराज्यपाल का पद है, ऐसे करके कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था उस समय क्या प्रावधान थे, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद क्या प्रावधान है। हम दोनों बातें यहाँ पे करेंगे। अनुच्छेद 370(1) का क्लॉज क में ये बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अब हम देखेंगे पहले 238 में क्या है। देखिए मित्रों, जब हमारा संविधान बना था और हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, क ख घ घ, और बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद राज्यों की 2 श्रेणियां बना दी गई, एक हो गए राज्य और दूसरे हो गए थे संघ राज्य। ये बात क्लियर है। अनुच्छेद 238 में ये लिखा गया था कि जो ख श्रेणी के राज्य हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनमें कौन कौन से प्रावधान होंगे। लेकिन ये बात है 1956 से पहले की। 1956 के बाद ये क ख घ ये जो था समाप्ति हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 का जो क है वो 1956 के बाद प्रक्रिया में था ही नहीं। ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 2, 3, 4 साल ही वो प्रक्रिया में रहा, तो इसको खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 और जो ख है उसमें लिखा गया था कि जो संसद है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का विधानमंडल है, इन दोनों की जो शक्तियां हैं वो कहां तक सीमित होती है। इसमें यह कहा गया था कि जो संसद है वो विषय बना सकती है संघ सूची पर, वो कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर, यानी कि जो संघ सूची है उस पर संसद कानून बना सकती है, समवर्ती सूची है उस पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन इसके लिए भी संसद को जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से परामर्श करना होगा, और अगर विधानमंडल का परामर्श यस होता है तो संघ सूची समवर्ती सूची के ऐसे विषय जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से है उन पर कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 का जो पार्ट ग है उसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के 2 ही आर्टिकल हैं जो लागू होते हैं। एक तो है आर्टिकल 1 और दूसरा है आर्टिकल 370। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। सिर्फ 2 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 1 जिसमें कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, और दूसरा अनुच्छेद 370 जो स्वयं जम्मू कश्मीर के लिए ही बनाया गया है। भारतीय संविधान के 2 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। बाकी कौन कौन से आर्टिकल हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे या किस तरीके से लागू होंगे उसका उल्लेख है घ में, और घ में कहा गया है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कौन कौन से आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो हम बात कर चुके हैं कि संचार, विदेशी संबंध और प्रतिरक्षा, ये 3 जो विषय हैं जिनका विलय पत्र में उल्लेख था। इनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से उसको लागू किया जा सकता है, इससे संबंधित कोई आर्टिकल है। या दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट ये कहता है कि ऐसा कोई विषय जो विलय पत्र में उल्लेखित नहीं है, और विलय पत्र में क्या उल्लेखित था, संचार, विदेशी संबंध और प्रतिरक्षा। 2 बातें कही गई है जिनका उल्लेख विलय पत्र में है, उनसे संबंधित कोई आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू करना है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे विषय जिनका उल्लेख विलय पत्र में नहीं है और उनसे संबंधित कोई आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू करना है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ परामर्श करना होगा, विचार विमर्श करना होगा, उसके बाद ही वे आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मित्रों। देखिए जो घ है वो कह रहा है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ऐसे 2 ही आर्टिकल हैं जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट अगला है जो घ है वो ये कह रहा है कि इसके अलावा कुछ आर्टिकल और हैं जो लागू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? 2 बातें हैं।
ऐसे विषय जिनका उल्लेख विलय पत्र में है और उनसे संबंधित कोई आर्टिकल को लागू करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करना होगा। दूसरा, ऐसे विषय जिनका संबंध विलय पत्र में नहीं है, जिनका उल्लेख विलय पत्र में नहीं है, उनसे संबंधित कोई आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार से, तत्कालीन सरकार से परामर्श करना होगा। यानी कि ले दे के घ जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार के साथ परामर्श करना ही होगा। अनुच्छेद 370 के क्लॉज सेकंड यानी कि 2 में ये बात लिखी गई है कि देखिए, संचार, विदेशी संबंध और प्रतिरक्षा के अलावा अगर तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार संसद को या फिर राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्रदान करती है कि वो इन 3 विषयों के अलावा कोई कानून बनाए, कोई आदेश जारी करे तो कर सकता है। शब्दों को समझना, आर्टिकल 370 का क्लॉज सेकंड क्या कहता है, सुनिए जरा। वो ये कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने संसद को या राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया है कि वो संचार, विदेशी संबंध या प्रतिरक्षा के अलावा किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं तो वो बना सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद संविधान सभा का गठन हो जाता है और उधर संसद ने या राष्ट्रपति ने कोई कानून बना रखा है इन 3 मुद्दों के अलावा, तो उसको संविधान सभा के पटल पर विचार विमर्श करने के लिए रखा जाएगा, ताकि संविधान सभा ये बात देख सके कि जो भी शक्ति संसद को या राष्ट्रपति को सौंपी गई है वो कितनी वैलिड है, कितनी इनवैलिड है और कितनी उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आसान भाषा में कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन अगर हो जाता है और हो गया, मान लेते हैं आज संविधान सभा का गठन हो गया, और उससे पहले संसद ने या राष्ट्रपति ने इन 3 विषयों के अलावा कोई कानून बना रखा है तो उस कानून को संविधान सभा के पटल पर रखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये कह रहा है आर्टिकल 370 का क्लॉज सेकंड। और आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 370 कब तक लागू रहेगा या इसको कैसे निरसित किया जा सकता है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये समाप्त हो सकता है अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस संदर्भ में सिफारिश करती है तो। अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ये सिफारिश करती है कि आर्टिकल 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको समाप्त कर दिया जाए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहल कौन कर सकता है मित्रों, वो कर सकती है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, और उसके बाद राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके आर्टिकल 370 को समाप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कैसे संसद में रखा गया, देखिए 5 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, और राज्यसभा में इसको जो प्रस्तुत किया था वो किया गया था जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा। 5 अगस्त 2019 को इसको संसद में रखा गया, संसद में भी किस सदन में, राज्यसभा में, और 5 अगस्त 2019 को ही यह विधेयक पारित हो गया। ये जो विधेयक था ये था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। देखिए जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तब तक ये अधिनियम नहीं होता है। 3 इसके चरण होते हैं। पहले होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो बिल हमें तैयार करना है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जो कच्चा चिट्ठा है, एक मसौदा जो तैयार किया जाता है उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। फिर उस ड्राफ्ट को जब हम संसद में रखते हैं, चाहे लोकसभा में रखें चाहे राज्यसभा में रखें, तो वो बन जाता है बिल यानी कि विधेयक। और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बन जाता है मित्रों एक्ट, अधिनियम, कानून बन जाता है।
अब इस राज्यसभा में सिर्फ इसको रखा गया है अमित शाह जी द्वारा, तो ये सिर्फ विल है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में रखा गया और ये पारित हो गया। 6 अगस्त को 2019 को इसको लोकसभा में रखा गया और ये पारित हो गया। और मित्रों 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए और ये बन गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद में कब रखा गया? तो 5 अगस्त को। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? 9 अगस्त को। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था मित्रों 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ था। और जैसे ये लागू हुआ, जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया मित्रों। एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये है जम्मू और कश्मीर और ये है लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल होगा और विधानमंडल में एक ही सदन होगा, विधानसभा। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो यहाँ पर विधान परिषद का भी उल्लेख था, विधान परिषद भी थी। लेकिन जैसे इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया मित्रों, यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर विधान सभा एक ही सदन रहेगा और दूसरा यहाँ पे राज्यपाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा LG उपराज्यपाल। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो लगभग इसकी शासन व्यवस्था वैसी है जैसी पुडुचेरी की है। यानी कि इसमें संघ राज्य क्षेत्र भी है, विधानमंडल भी है और उपराज्यपाल भी है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल जरूर होगा और यहाँ पे उपराज्यपाल है। यानी कि लद्दाख का अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग वैसा है जैसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं, LG हैं। 2 ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभाएं नहीं हैं परंतु LG हैं, वो हैं लद्दाख और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादरा व नागर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, यहाँ पे न तो विधानसभा है न LG है, यहाँ पे प्रशासक हैं, यहाँ पर कमिश्नर्स हैं। अनुच्छेद 239A के तहत जम्मू कश्मीर को, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, अभी लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र या हम ये कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। 239A के तहत इसका स्ट्रक्चर वैसा हो गया जैसा किसका है मित्रों? पुडुचेरी का, या जैसा कैसे है मित्रों? दिल्ली का। यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है और लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की सीटें होगी वो होगी मित्रों 4, लोकसभा की जो सीटें होगी वो होगी 5 और यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं मित्रों वो है 114। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की कितनी सीटें फिक्स की गई है, लोकसभा की कितनी सीटें फिक्स की गई है और जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है मित्रों? वो है 114। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह भी प्रावधान किया गया कि यहाँ के जो LG हैं वो विधानसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं और ये दोनों व्यक्ति कौन होंगे मित्रों? ये महिलाएं होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के LG, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं का मनोनयन कर सकते हैं, 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकते हैं। इसके साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में SC और ST के लिए भी सीटें रिजर्व रहेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले
जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था वहाँ पर SC ST के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इस विधेयक में, इस एक्ट में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में SC ST का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में जो मंत्री परिषद होगी, प्रश्न आ सकता है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो ये लिखा गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% हिस्सा मंत्री परिषद का आकार होगा, जिसमें CM भी शामिल होंगे। यानी CM प्लस जो अन्य मंत्री होंगे, वो जो सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं होगी। और क्या क्या प्रावधान है हम देखते हैं। देखिए मित्रों, इसमें और क्या प्रावधान हुए हम देखते हैं। नंबर 1 कि जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था वो समाप्त हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का अपना अलग जो राष्ट्रीय ध्वज था, अपना अलग राष्ट्रीय गान था, वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब हम नागरिक होंगे, पूरे भारत के नागरिक होंगे। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये प्रावधान था, अनुच्छेद 370 के तहत प्रावधान किया गया था, वो सब जो प्रावधान थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं खरीद सकता अगर वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि भारत संघ के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी गैर जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ अगर मैरिज करती है तो उसके जम्मू कश्मीर के सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की कोई भी युवती या वो कहीं पर भी शादी कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, उनके जो अधिकार हैं वो समाप्त नहीं होंगे। ऐसे बहुत से एक्ट हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, ऐसे बहुत से ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट लागू नहीं होते थे। जब भी कोई कानून पारित होता था उसमें प्रावधान किया जाता था कि यह कानून पूरे भारत में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वे सारे कानून जो जम्मू कश्मीर के दायरे से बाहर किए गए थे या ऐसे कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे, वे सारे कानून स्वतः ही जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। IPC की बहुत सी ऐसी धाराएं थी जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन अब हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था वो ऐसा क्षेत्र बन गया है जैसे भारत का अन्य कोई आम क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे बहुत से निर्णय जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, अब वे सारे निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू होंगे। यानी हम लद्दाख की तो खैर हम बात कर ही रहे हैं, बेसिकली हम बात करें जम्मू कश्मीर की। तो जब जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं तो लद्दाख में भी सारे के सारे वो फैसले, सारे के सारे वो निर्णय अप्लाई होंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे जो भी प्रावधान थे जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब वे सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में बखूबी लागू हो सकते हैं। और उससे संबंधित अगर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो सज़ा भी होगी, और सज़ा वैसे ही होगी जैसे भारत के अन्य क्षेत्र के किसी नागरिक को होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे लद्दाख का भी जिक्र कर लेते हैं मित्रों। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पे LG होंगे जो यहाँ के प्रशासक होंगे, और लद्दाख से लोकसभा की 1 सीट होगी मित्रों। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लद्दाख से लोकसभा की 1 सीट फिक्स की गई है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यानी पहले वहाँ पर 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू होता था, फिर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू होता था। लेकिन अब प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशंस आती है कि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो आर्टिकल 356 को डायरेक्ट लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पे राज्यपाल शासन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मित्रों, ये था अपना जम्मू कश्मीर का शासन व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में क्या प्रावधान थे और क्या प्रावधान हैं, मैंने इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अपना ये आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आज पूरा होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।